हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 आपका CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आप लोग एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम द बुक NCERT और आज अपन डील करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के कंसेप्ट से। सो बेसिकली एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको जो भी कंसेप्ट्स पता होना चाहिए उन सभी कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है ना, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हमें याद रखना होगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है ना, वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपको बिल्कुल एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? The value of the determinant. Okay? अब तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में हमें वैल्यू मिलता है। So the value of the determinants remains unchanged if its rows and columns are interchanged. तो अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, मतलब रोज को कॉलम बना दो और कॉलम्स को रोज बना दो, कुल मिला के क्या किया हमने? ट्रांसपोज लिया। तो अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, वो अनचेंज्ड रहती है, कुछ नहीं बदलता। राइट? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर A आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, A कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो अगर मैं A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूं, ये क्या साइन है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या? ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज बने कॉलम, ठीक है, जो रोज है वो कॉलम बन जाते हैं। अगर मैं A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूं और मैं A का डिटर्मिनेंट निकालूं ना, तो ये दोनों कैसे रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ABCDEFGHI, राइट? ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसका निकालना है मुझे डिटर्मिनेंट, और एक इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरी रोज है, ओके, ये इसके लिए क्या बन गई? ये इसके लिए कॉलम बन गई। देखो ABC ABC, DEF DEF, GHI GHI। तो जब यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और जब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी ना, तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हो तो आपके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम रहता है। तो आपको ये रिजल्ट याद करना है, वेरी वेरी हेल्पफुल है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, बस आपको इतना यहाँ से याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि चूज द करेक्ट आंसर, फिर 3-4 प्रॉपर्टी लिख देंगे, फिर मान लो एक प्रॉपर्टी ये भी लिखी है। तो क्या ये सच होता है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट और फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? यस, दे आर बराबर, दे आर सेम, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपका अनचेंज्ड रहता है अगर रोज को आप कॉलम बना दे तो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, राइट? अपन चेक करेंगे ना तो चीजें अपन को याद रहेंगी और हमें रटने की जरूरत नहीं कि क्या प्रॉपर्टी थी, कि अगर रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस। आपके सामने ये रखा है एक डिटर्मिनेंट, इसको अपन डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करती हूँ। तो एज यूजुअल आपको पता है फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपेंड करूंगी क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव याद रहता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज 2, ओके, और इसको हाइड करना है, फिर इसको हाइड करना है। जो मेरे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट है, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन। सो 0 × -7 गिव्स मी 0, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 4 × 5 कितना होता है? 20 होता है। तो पहले एलिमेंट का काम हो गया। अब आपको दूसरे एलिमेंट दैट इज -3 से बात करना है। हमें पता है पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है तो हम तो नेगेटिव बनाएंगे, फिर इस एलिमेंट के पास भी -3 है तो कुछ नहीं होता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। अब इसको और इसको हाइड करने के बाद मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास ये बचता है 6 × -7। तो 6 × -7 क्या होता है? -42, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 4 × 1 इज 4,
राइट इसका काम हो गया। अब मुझे इसको हाइड करना है। देखो ये एक्सपेंशन तो मैं आपको 4.1 में सिखा चुकी हूँ, लेकिन जब पहली बार कोई अचानक से डिटर्मिनेंट आएगा ना, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में भी, और आगे कोई 2 चैप्टर और आएंगे आपके पास, वेक्टर एंड 3D, वहां पे भी यूजफुल रहता है। तो इसीलिए हम 1-2 बार इसको फिर से सुन लेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, हमको ये चीजें याद रहती रहेगी। ओके जी, सो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। अब मैं जा रही हूँ पॉजिटिव, एलिमेंट इज 5, मैंने इस 5 को लिखा, ठीक है। अब मेरे पास ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बचता है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन। 6 5 कितना होता है 30, एंड 0 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स यू 0। तो बेसिकली आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे आपको मिलता है -40, ये कितना हुआ -46, सही बात है ना, 42 and 4 46। फिर आपके पास यहाँ पे 3 है, 3 6 18, 3 4 12, 13, दैट मीन्स -138, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करेंगे आप लोग। एंड यहाँ पे क्या है 5 3 15, ओके, सो 150। तो कितना आ रहा है ये, अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो -138 एंड -40 दैट इज 8, 4 3 7 -178। -178 में से मुझे 150 को उड़ाना है, तो कितना आएगा -28। तो बेसिकली इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है -28, ओके। जो मुझे ओरिजिनल गिवन था मैट्रिक्स, उसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज -28। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 को आपको वेरीफाई करके बताने वाली हूँ। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, एक बार देख लो, जरा रीड कर लो आप क्या कहती है। अगर हम तो नॉर्मली इसमें हम समझ जाते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हम निकालें और गिवन मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो सेम होता है, राइट, ठीक है जी। चलो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं अपन, इसका ट्रांसपोज निकालो और उसको मैं नया डिटर्मिनेंट del1 से डिनोट कर रही हूँ। तो ट्रांसपोज मतलब क्या, इसके रोज को आप इसके कॉलम बना दो, इसके रोज को भी आप क्या करें, इसका कॉलम बना दें, इसके रो को भी आप क्या करें, इसका कॉलम बना दे। तो ट्रांसपोज का काम बेसिकली क्या होता है, रोज बने कॉलम, राइट। तो मैंने क्या किया, इनके रोज को इनका कॉलम बना दिया। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूंगी और देखना आप लोग इसका आंसर भी -28 ही आएगा, राइट। तो आपको हर बार ये चीज शो करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, रिजल्ट याद है, टिक करो, खुश हो जाओ। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो हम इसको चेक कर लेंगे, सो दैट हमें एकदम भरोसा हो जाए, हाँ एकदम बात तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, आ जाओ। सो यहाँ पे मैं फिर से फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगी, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव याद रहता है। आप किसी भी रो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे दिस इज 2, ओके, इसको और इसको हाइड करना है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 4 5 20, देन बीच में -6, राइट। क्यों, क्योंकि माइनस आता है, 6 है तो -6 लिखा। फिर आपको इस रो को और इस कॉलम को हाइड करना है, -3 इंटू -7 21, एंड माइनस माइनस कहाँ से आ गया मैम, अरे ठीक है सुन लो, ऐसा इनका इनसे मल्टीप्लाई किया 21, बीच में माइनस का साइन, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन 25, ठीक है जी। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे +1, राइट, क्योंकि प्लस आता है, एलिमेंट 1 है। आपको इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हाइड करना है, -3 इंटू 4 -12, एंड 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0, ठीक है जी, राइट। कितना आया ये आता है -40, दिस इज कितना -4, ये कितना आ गया बोलो, -4 इंटू 6 24, और ये कितना आया -12 आया। तो कितना आ रहा है आप लोगों के पास, ये आ रहा है -40 एंड दिस इज +12, राइट। इनको माइनस करेंगे आप, तो 4 में से 2 गया इज 8, 3 में से 1 गया 2, -28। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देख लिया कि मैम जो नॉर्मल वाला डिटर्मिनेंट था, राइट, किसी मैट्रिक्स का ही निकलता है डिटर्मिनेंट, तो जो नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था उसका आंसर -28 आया, और फिर जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया ना तो उसका आंसर भी कितना आया, -28 आया। मतलब मैम यहाँ पे तो ये हो गया कि del1 इज इक्वल टू del, और del1 मेरा था क्या, del1 मेरा यही तो था, और del क्या था, ए से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर मैं किसी का भी क्या कर दूं, ट्रांसपोज दे लूं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे लेती हूं तो उन दोनों के जो डिटर्मिनेंट है दे आर अनचेंज्ड, वो एकदम सेम रहता है। सो प्रॉपर्टी 1 याद रहेगी आप लोगों को, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम में हम बदल दें तो दोनों के जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। और रोज को कॉलम में बदलोगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉलम तो रोज में बन ही जाते हैं। ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर है, किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसका हम बहुत यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो ये कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर आप अपने डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट का साइन है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए मेरे पास एक साधारण सा डिटर्मिनेंट था डेल, अभी आप इसको मत देखो, यहां देखेंगे आप, आपके पास एक साधारण सा डिटर्मिनेंट था डेल, दैट इज ए बी सी, यहां लिखा डी ई एफ, यहां लिखा जी एच आई, ठीक है। अगर मैं रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दूं, मैंने कहा ना किसी भी दो रोज को या फिर किसी भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है ना उसका साइन बदल जाता है। कैसे, देखो ये मेरा डेल है, ठीक है, मैंने क्या किया, R1 और R3 को चेंज कर दिया। तो डेल 1 में मैंने क्या किया, R1 R3 को चेंज किया, मतलब मैं इसको यहाँ इसको वहां ले गई, तो दिस इज GHI। सेकेंड वाले से तो हमने बात ही नहीं करी, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड से ही आपने बात किया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको इसमें बदल दिया, इसको इसमें बदल दिया, राइट, उनको इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे आप इंटरचेंज करते हैं ना तो आप ऐसे ही इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ता है, ठीक है, आपको यहाँ पे साइन बदलना होता है, नेगेटिव का साइन लाना होता है। आप तो एक काम करो, इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं थोड़ा साधारण से और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं ना, तो आप सिर्फ इसमें इतना याद रखिए कि अगर आप अपने किसी भी डिटर्मिनेंट में रोज को इंटरचेंज करते हैं आपस में, राइट, किसी दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आपको ये इंटरचेंज सिर्फ ऐसे नहीं मिलेगा कि बस हमारा मन हुआ तो हमने R1 और R3 को बदल दिया, ये लो मैम हम इसको यहाँ ले गए इसको वहां ले गए, नहीं, आप ऐसा कर सकते हो लेकिन आपको यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी लाना पड़ेगा। मैम अगर इसके बाद हमारा और इंटरचेंज करने का मन किया तो फिर क्या करेंगे, आप कर देना इंटरचेंज, आप फिर से एक नेगेटिव के साइन को लेके आ जाएंगे, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब आप अपने डिटर्मिनेंट में जितनी बार भी रोज को इंटरचेंज करते हो ना उतनी बार आपको बाहर नेगेटिव का साइन देना पड़ता है। दिस इज द रूल, ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। ओके, क्लियर रहेगा ये चीज। अब ऐसा क्यों करते हैं उसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी फिलहाल आप क्या समझेंगे इस वाले पेज से, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर हमने किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज, राइट, एंड सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करती है कॉलम के लिए भी, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर मैंने कोई दो रोज को इंटरचेंज किया, ठीक है, आप इंटरचेंज कर दो लेकिन बाहर आपको नेगेटिव का साइन देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस प्रॉपर्टी को तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये रहा मेरे पास एग्जाम्पल। ओके, मैं सबसे पहले इसका डेल निकाल चुकी हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में कितना आया था इसका डिटर्मिनेंट, -28 आया था, राइट। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि चलो एक काम करो, R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज कर रहे हो, राइट, तो आपको दोनों तरफ एरो बनाना है, ये इसमें बदल रहा है और ये इसमें बदल रहा है। तो जब मैं इसे इंटरचेंज करूंगी तो डेल 1 मेरे पास क्या आएगा, आप देखना, दिस इज 2 -3, मैंने R1 R3 को बदल दिया ना, 1 5 -7, ठीक है, और क्या, दिस इज 6 0 4, यहाँ पे 2 -3 5। अब आप सोच रहे हो कि मैम क्यों हम यहाँ नेगेटिव का साइन बनाए, हम तो नहीं बना रहे, ऐसा क्या हो जाएगा। तो सुनो, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने रोज इंटरचेंज कर दिया ना, आपका जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर आया है, राइट, और जो न्यू डिटर्मिनेंट जो आपने इंटरचेंज करके बनाया है उसका जो आंसर आएगा ना, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल, राइट। हमने बेसिकली यहाँ पे क्या कहा था आपसे कि आप रोज इंटरचेंज करो, नेगेटिव का साइन बना दो। अब वो नेगेटिव का साइन कैसे आ जाता है वो आपको मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। या तो आप नॉर्मली याद रख लो कि रोज को बदल दिया मैम हमने किसी भी दो, तो ऐसे ही नहीं बदल सकते, नेगेटिव का साइन आएगा। लेकिन अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देखो ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले डेल 1 निकाला मैंने, तो डेल 1 कैसे निकलेगा, वही अपना काम है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हम तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही याद रखेंगे, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 1, इसको हाइड करेंगे, 0 into something always gives you 0 and 3 4s are 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये रहा 5, इसको छुपा लो, 6 5 जा कितना 30, -4 2 जा 8, ठीक है ना, सही है। फिर यहाँ पे -7 प्लस आता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, आपको इसको हाइड करना है, 6 into -3 -18 एंड 0 into something gives you 0। तो कितना मिल रहा है आपको मिल रहा है 12, 30 में से 8 गया 22, 22 into 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10 11, -110, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 18 into 7, चलो चेक कर ही लेते हैं, 7
7 8 56, ठीक है, 12, 126, दिस इज 126। तो कितना आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 126 और 110, दिस इज 6, 1 नथिंग, 16 प्लस 16, यहाँ पे 12 प्लस 16 कितना आ रहा है, ये चेक करूँ एक बार, ये आ रहा है मैम 28, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस del 1 का आंसर कितना आ रहा है 21, मेरे पास del 1 है 28, ओके, और del का आंसर कितना था -28। तो हमने ये कहा कि अगर आप किसी भी रोज को, किसी भी दो रोज या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो आंसर क्या होता है, साइन, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मेरे पास ये जो del 1 है ना, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ del, ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या? जो मेरा न्यू डिटर्मिनेंट स्वैप करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मुझे मिला था, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ del। देखो ना, del 1 कितना है 28, del 1 कितना है 28 और del कितना है -28, तो माइनस 28 कितना आ रहा है, ये +28 आ रहा है, और वही तो आया है आपका del 1। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर आप किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर देते हो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, तो इंटरचेंज करने के बाद आपको जो डिटर्मिनेंट का आंसर मिलता है दैट इज बेसिकली नेगेटिव टाइम्स द आंसर ऑफ द डिटर्मिनेंट जो आपको पहले मिला था, बिना इंटरचेंज करके मिला था, ठीक है। बिना इंटरचेंज करके जो नॉर्मल सा डिटर्मिनेंट इनने हमारे सामने रखा था उसका आंसर कितना निकला -28, लेकिन जैसे ही मैंने दो रोज को चेंज किया उसके बाद जो डिटर्मिनेंट मेरा नया बनाना, उसका आंसर क्या है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ पुराना वाला डिटर्मिनेंट। चेक करो ना, ऐसे ही तो है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ पुराना वाला डिटर्मिनेंट, राइट। तो ये बात हमें याद रहना चाहिए। तो ये तो हमने प्रूफ बता दिया कि देखो नेगेटिव का साइन आता है। अब आप चाहें तो उसको नॉर्मली याद कर सकते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से कि अगर मैंने किसी भी दो रोज, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको और इनको इंटरचेंज किया, इसका जो भी आंसर आएगा आता रहे, इसका जो भी आंसर आएगा आता रहे, बस याद रखिएगा अगर आप किसी दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं आपको नेगेटिव का साइन बनाना है, क्योंकि हमेशा हमेशा नया वाला जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ द पुराना वाला डिटर्मिनेंट, इनके साइन उल्टे हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। अगर इसका आंसर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में -28 मिल रहा था, राइट, -28 इसका आंसर मिल रहा था आपको, इसको जब मैंने दो रोज को बदला, किसको 1 और 3 को, 2 that is 1 5 -7 6 0 4 2 -3 5, अगर मैंने इन दो रोज को बदल दिया ना तो इसका आंसर इसके अपोजिट साइन में आएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस में आएगा, और ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया। तो वो प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हो, दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, तो न्यू वाले डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आएगा उसका साइन बदल जाएगा। तो देखो सिर्फ साइन बदला, मैग्नीट्यूड तो वही है ना, 28 है, वहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, साइन बदल गया। कब बदला, जब आपने किसी दो रोज को इंटरचेंज किया। एंड सेम कहानी इज फॉर कॉलम, राइट। तो आप ऐसे याद रखेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज करना है वो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, कि अगर आप दो रोज को बदल रहे हो, बाहर नेगेटिव का साइन बनाओ और फिर बदलो, ठीक है जी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टी पे अपन आ गए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, ठीक है, या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपके डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम है, राइट, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये तो मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बड़ा मजा आता है अगर ऐसा काम हो जाता है। तो क्या कहती है ये सिर्फ इतना कहती है कि अगर आपके किसी डिटर्मिनेंट में, आप तो यही देखो, आपके किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रोज एकदम सेम टू सेम हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है, आइडेंटिकल मतलब क्या, इसके पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इसके पोजीशन पे भी है, इसके पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इसके पोजीशन पे भी है, एंड इसके पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इसके पोजीशन पे भी एलिमेंट है, मतलब दे आर एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो आपको कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है किसी भी रो के अलोंग, डायरेक्टली इसका आंसर 0 आएगा। अच्छी प्रॉपर्टी है ना, बस आपको कोई भी दो रोज सेम टू सेम दिख जाए। ये सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कॉलम पे भी। अगर कोई दो कॉलम्स बिल्कुल सेम टू सेम हो जाते हैं तो बहुत खुश हो जाना आप लोग, एकदम अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लेके आ जाना, क्योंकि आपको इसका आंसर सिर्फ 0 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 0 लिखना है अगर आपके दो रोज या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है तो। मैम एक क्वेश्चन के साथ बताओ ना, सच में ऐसा होता है, मान कैसे ले? चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन।
ये एग्जाम्पल 3 है, हम ना क्या करेंगे ना, इसको इवेल्युएट करेंगे। वैसे तो मुझे पता है ये 3 2 3 3 2 3, मैं तो बिना सोचे समझे इसका आंसर 0 लिख सकती हूँ। नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि आइडेंटिकल है या नहीं। जैसे मैंने देखा, अच्छा 3 2 3 3 2 3, 2 रोज मैम बिल्कुल सेम टू सेम है, आंसर 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे ये प्रॉपर्टीज पता है क्या करती है, आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, वहाँ पे टाइम बचाती है ये। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो कम से कम 1-2 मिनट तो जाएगा ना। देख लोगे, अच्छा 3 2 3 3 2 3, दोनों रोज सेम है, 0, कोई 2 कॉलम सेम है, 0। ठीक है, अब आपको यकीन नहीं आ रहा तो चलो एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करके आपको दिखा देते हैं कि सच में 0 आता भी है कि मैम बस ऐसे ही बता रही है इस चीज को। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं हमेशा की तरह पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मुझे तो याद रहता है, आप भी याद कर सकते हैं इसको। सो दिस इज 3, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव का साइन, इसको हाइड करना है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन। 2 3 6 माइनस 2 3 6। ठीक है जी, इसके बाद इसका काम हो गया, रो 1 तो हमेशा छुपी हुई रहेगी, पॉजिटिव का काम खत्म। अब नेगेटिव साइन बना ले, एलिमेंट लिखा है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर आपको इस कॉलम को छुपा देना है जिसमें ये 2 लिखा है। फिर आपके पास ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, आप इसमें ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन करके बाकी जो बचा है उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 3 6 माइनस 3 3 9। देखो कितना समय लग रहा है ना इसमें, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप अभी दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे होते। राइट, चलो फिर आते हैं अपन थर्ड वाले कॉलम पे। पॉजिटिव का साइन, एलिमेंट इज 3, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, 2 2 4, बीच में सब्ट्रैक्शन एंड 2 3 6। ठीक है जी, तो 3 6 माइनस 6 0, 30 नहीं पढ़ना इसको। फिर माइनस 2, 6 में से 9 गया, माइनस 3, यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 3, 4 में से 6 गया, माइनस 2। ठीक है जी, दिस इज 0, यहाँ पे मिला +6, यहाँ मिला -6, कितना आ रहा है 0 + 0, कितना आया 0। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम आपके आइडेंटिकल है तो ये सब कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका आंसर 0 लिखो और खुश हो जाओ। आई होप ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपसे कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में, ओके, इफ एनी डिटर्मिनेंट में आप क्या कर रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, आप किसी डिटर्मिनेंट की, ओके, कोई रो आपने पकड़ी और उस रो के हर एक एलिमेंट में, राइट, उस रो के हर एक एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट k का, देन द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी ना वो k टाइम्स हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ना तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसके कुछ एलिमेंट्स आपके सामने ऐसे रखे हैं। हमने क्या किया, हमने बनाया एक del1 डिटर्मिनेंट। ओके, इस del1 डिटर्मिनेंट को मैंने इस del डिटर्मिनेंट से ही बनाया है, लेकिन कैसे बनाया है, बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो बाय k। पहले रो के एलिमेंट्स को मैंने k से मल्टीप्लाई किया गिवन डिटर्मिनेंट के, और उसके बाद मैंने एक नया डिटर्मिनेंट del1 बनाया। ठीक है, कैसे देखो जरा, ka1 kb1 kc1, बाकी किसी से कोई बात नहीं करी, सिर्फ मैंने पहले रो के एलिमेंट में अगर k का मल्टीप्लिकेशन किया, राइट, इस तरीके का काम अपन ने कुछ कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि जब आप इस वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, सपोज यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, इसका आंसर आया, ओके, इसकी जो भी वैल्यू आई, सपोज करो इसकी वैल्यू del ही आई, राइट, सॉल्व करके आंसर आपको del मिलता है। यहाँ पे जब आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया और नया डिटर्मिनेंट del1 बनाया ना, तो इसका जो आंसर आएगा, दिस विल बी k टाइम्स ऑफ पुराने वाले डिटर्मिनेंट का आंसर। मतलब मेरा del1 डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो कितना होगा, k टाइम्स होगा पुराने वाले डिटर्मिनेंट का, क्योंकि मैंने k का ही मल्टीप्लिकेशन किया है किसी एक रो में। सेम कहानी एप्लीकेबल है किसी एक कॉलम में भी, ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा del1 है, ओके, सो दिस del1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ पुराना वाला del। ठीक है, यहां से क्या देखा आपने कि ये जो आपका del1 है, इसका जो भी आंसर आया वो क्या है, k टाइम्स है पुराना वाला डिटर्मिनेंट। तो पता है, इससे ना हमने एक रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट किया है और वो रिजल्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी तक आपने इस प्रॉपर्टी में क्या समझा, इस प्रॉपर्टी में मैम हमने ये समझा कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और हमने इस डिटर्मिनेंट से एक दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया बाय मल्टीप्लाइंग किसी भी एक रो में कोई कांस्टेंट या किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करके हमने एक नया डिटर्मिनेंट बनाया। ठीक है, अब
इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा ना वो k टाइम्स होगा इस वाले डिटर्मिनेंट के, ठीक है। अब इससे ना आपने कुछ रिजल्ट को डिराइव किया है, वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। इस प्रॉपर्टी से हमने जो रिजल्ट निकाला है ना, वो रिजल्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी समझ गए क्या था, अब उसका जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का ही एप्लीकेशन है आपके क्वेश्चंस में। वो ये कहता है कि वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। हम किसी डिटर्मिनेंट में से, जैसे आपने यहां देखा, पीछे देखा आपने, यहाँ पे हम सपोज करो यही एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है और इसके पहले रो में हर जगह क्या है, k मल्टीपल है, राइट, k इंटू समथिंग, k इंटू समथिंग, k इंटू समथिंग। मैंने जब इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखा तो मैंने कहा यार देखो यहाँ पे तो जो मेरी पहली रो है ना, उस पहले रो में k मल्टीपल तो आ रहा है, तो मैं चाहूँ ना तो इस एक रो में से एक नंबर को बाहर कॉमन ले सकती हूँ, और वो नंबर क्या है, k। तो डिटर्मिनेंट के केस में आप कॉमन कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट के केस में आप कॉमन कैसे लेते हैं, किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम में से आप चीज़ों को बाहर निकाल सकते हो। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि देखो, इफ अगर आपको इस रिजल्ट को समझना है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6 है, ये यहाँ पे आप 1, 3, 5 ले लो, यहाँ पे आप 7, 6, 2 ले लो, ठीक है। तो मैं चाहूँ ना यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकती हूँ। कैसे, मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरी पहली रो है ना, इनमें सबके पास एक नंबर है विच इज कॉमन, दैट इज 2। तो मैं इस पूरी एक रो में से बाहर एलिमेंट ले सकती हूँ कॉमन 2 को, तो ये बनेगा 1, 2, 3, दिस इज 1, 3, 5 एंड दिस इज 7, 6, 2। तो ये काम किया जा सकता है। आप डिटर्मिनेंट में से ना किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और पता है ऐसा उल्टा भी होता है क्या, आप जब डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो ना, तो किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो। सुनो, आपने मैट्रिक्स में कुछ सीखा था, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको सिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए थी, छोटी सी बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर का, मान लो 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता था, 2 का मल्टीप्लिकेशन होता था यहाँ रखे हर एक एलिमेंट से, मतलब 2a इज इक्वल टू क्या होगा, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से होगा 2, दिस इज 4, ये 6, ये 8। ये मैट्रिक्स की कहानी है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट में आप ये अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, राइट, मैंने इससे ये बनाया, अब मान लो मुझे इससे यहाँ तक पहुँचना है, तो डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी स्केलर बाहर रखा है ना, तो आपको इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट से नहीं करना होता है, ठीक है। आपको इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जो बाहर रखा है डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो। आप चाहें तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में से किसी भी एक रो में कर दो या फिर किसी भी एक कॉलम में कर दो। ये क्वेश्चन की डिमांड आपको समझा देती है किस में मल्टीप्लाई करना है, किस में नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है ना मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट में, वो क्या है कि मैट्रिक्स के आगे अगर कोई स्केलर लिखा है तो वो स्केलर इस मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए हर एक एलिमेंट का होता है, हर एक एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी स्केलर का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो किसी एक रो में करोगे या फिर किसी एक कॉलम में करोगे। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और यही सेम चीज आपको समझाती है। अगर आपको यहाँ से कुछ कॉमन लेना होता है ना मैट्रिक्स के केस में, तो आप क्या करते हो, अगर मान लो ये मैट्रिक्स है आपके सामने, ये सामने रखी छोटी सी मैट्रिक्स, मुझे इसमें से कुछ कॉमन लेना है तो मैं एंटायर मैट्रिक्स में से कॉमन लेती हूँ, ठीक है। एंटायर मैट्रिक्स से मैं कॉमन लूंगी, क्या कॉमन है 2, तो दिस इज 2 और यहाँ बनता है 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में आप एंटायर डिटर्मिनेंट से नहीं, आप किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम में से कॉमन लेते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रो 1 है, इस रो 1 में मुझे दिख रहा है कि 2 मैं बाहर ले सकती हूँ, तो मैंने कॉमन ले लिया।
ठीक है। तो दिस इज द बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कि मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हो। डिटर्मिनेंट में आप कॉमन किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको, जरूरी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, आपको पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हो। ऐसा हो सकता है कि यहां से 2 कॉमन आ रहा है पहली रो से और यहां से आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हो, तो बाहर 2 3 6 हो जाएगा, बाकी जो आपने कॉमन लिए। आई होप ये कहानी क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका जो रिजल्ट है ना बस आपको समझना है बहुत अच्छे से, ओके। अब बात करते हैं, एक और इसमें रिजल्ट है, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज, ठीक है, और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो, देन इट्स वैल्यू इज 0। इनका कहना यह है कि अगर कोई भी 2 रोज आपकी प्रोपोर्शनल है, एग्जाम्पल को देखो आप, अगर आपकी कोई भी 2 रोज प्रोपोर्शनल है, मतलब उनके रेशियो सेम है, तो आपका डिटर्मिनेंट 0 होता है। आपने सीखा था ना कि अगर कोई 2 रोज आइडेंटिकल है आपकी, राइट, एकदम सेम टू सेम है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, प्रॉपर्टी नंबर 3। यहीं पे प्रॉपर्टी 4 का ही एक रिजल्ट है कि अगर आप देखें यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें पहली रो और थर्ड रो को देखो आप, इनके अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो कैसे आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। या फिर आपको इतना नहीं सोचना तो आप सिर्फ इतना देखो, आप इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, ठीक है। आपने कहा मैम हाँ जो थर्ड रो है ना अपने पास, थर्ड रो इसमें से k कॉमन ले सकते हैं, मैंने कहा ठीक है ले लो कॉमन, कुछ गलत नहीं कह रहे आप। तो आपने थर्ड रो से k बाहर कॉमन ले लिया, बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज लिखो, a1 a2 a3, यहाँ पे आएगा b1, दिस इज b2, दिस इज b3, यहाँ पे लिखेंगे a1 a2 a3। तो जैसे ही आपने थर्ड रो से कॉमन लिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप किसी भी रो में से कॉमन ले सकते हो, किसी भी कॉलम में से भी कॉमन ले सकते हो, तो आपने थर्ड रो से जब k कॉमन लिया ना तो आपको क्या मिला, आपको रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल मिली, सेम टू सेम मिली। और जब 2 रोज आपकी सेम होती हैं, एकदम आइडेंटिकल होती हैं, 2 कॉलम्स आपके आइडेंटिकल होते हैं, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है, एंड k इंटू 0 गिव्स यू क्या, 0 ओनली। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई 2 रो प्रोपोर्शनल है तो इन द एंड उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो भी रेशियो कॉमन है आप कॉमन लोगे तो आपकी जो 2 रोज हैं वो आइडेंटिकल हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि आप डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कॉमन लेने के लिए कि एंटायर डिटर्मिनेंट से आपको कॉमन लेना है, नहीं, आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने अपने डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया किसी एक रो में, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आपको मिला है ना उसकी जो वैल्यू होगी वो k टाइम्स होगी पुराने वाले डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो ये इसके कुछ रिजल्ट हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। आप कह रहे थे मैम कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप क्वेश्चंस को बड़े जल्दी सॉल्व कर लेते हो, तो मैम थोड़ा सा एप्लीकेशन बताओ कैसे कैसे सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से बड़ी जल्दी आंसर। अब पेपर वाले हमें ऐसा तो क्वेश्चन देंगे नहीं मैम कि 2 1 3 6 5 4 और 2 1 3, चलो बताओ इसका आंसर क्या है, तो हम चिल्ला के बोलते हैं 0। ऐसा तो क्वेश्चन मैम बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा पेपर में आए। तो पेपर में क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके का आ गया और हमने आपसे कहा कि इवैल्यूएट करो और आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली मेरे कहने पे, अब ये प्रॉपर्टीज का आपको यूज दिखे तो आपको थोड़ी खुशी भी मिले, राइट। अदरवाइज 5 मिनट लगाओगे इसको सॉल्व करने में, चलो 4 मिनट लगा दिया आपने, ठीक है। तो टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे मैम कैसे प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप मुझे, हमने जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कैसे आप इन 4 प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसका आंसर मुझे जल्दी दे सकते हो। तो मैंने कहा बात तो आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सवाल करती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, राइट, 4 पढ़ी है प्रॉपर्टीज, एक बार रिकॉल कराते जाओगे मुझे। मैम सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। अगर आप रोज को कॉलम बना देंगे तो कोई समस्या नहीं है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई नंबर एकदम किसी भी रो में, ठीक है, किसी भी रो में आपकी कोई 2 रो या सेम कहानी कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होती है, अगर कोई 2 रो हमारी आइडेंटिकल है तो इसका आंसर तो 0 होता है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अच्छा ये तीसरी थी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि अगर दिस इज A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2,
ओके, दिस इज A3 B3 C3। अगर मैंने किसी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज किया ना तो मुझे बाहर नेगेटिव का साइन बनाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपन शिफ्ट करके लिखते हैं, बार बार रिकॉल करेंगे प्रॉपर्टी को तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। दिस इज A1 B1 C1, यहाँ पे A2 B2 C2, ये A3 B3 C3। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैंने किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे बाहर नेगेटिव का साइन आपको बनाना होता है। मैं आपको साधारण सी भाषा में कह रही हूँ, ऐसे याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, आपको एकदम बुक में जो वर्ड टू वर्ड लिखा है ना वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपसे नहीं कहेगा पेपर में 5 मार्क्स क्वेश्चन राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसा पेपर नहीं आता है। ठीक है, चलो, बस आपको उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है ना वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो अगर आप किसी दो रोज को स्वैप कर देते हैं या फिर किसी दो कॉलम को स्वैप कर देते हैं तो आप सिर्फ ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, आपको बाहर नेगेटिव का साइन डालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये अंडरस्टूड है ना कि मैंने रो 1 एंड रो 2 को चेंज किया है। चलो लिख देते हैं, वरना बाद में बोलोगे मैम ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी अभी जो हमने सीखी वो ये सीखी कि हम लोग सपोज यहाँ दिखाए KA KB KC 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मान लो ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है, तो हम चाहे ना तो डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हैं। ये जो मेन मैंने आपको यहाँ पे रिजल्ट बताया ना, ये आपको याद रखना है प्रॉपर्टी नंबर 4 में से। आपको वो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि अगर K का मल्टीप्लाई किया तो K टाइम्स हो जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि हम कैसे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये है जो इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन आप क्वेश्चंस में देखोगे। ठीक है, तो मैं किसी भी डिटर्मिनेंट में आप किसी भी एक रो से कॉमन ले सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि पूरे डिटर्मिनेंट में K होना चाहिए तभी कॉमन ले सकते हैं, नहीं, आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने सीखी हैं और बार बार मैं आपको ये 4 प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज जितनी भी है ना रिकॉल कराती जाऊंगी, सो दैट आप क्वेश्चंस को ना अच्छे तरीके से उड़ाते जाओ। तो यहाँ पे ये लिखा है मेरे सामने और आपका सवाल था कि मैम बताइए प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप इसे जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, सुनो, एक बात सुनो मेरी, ये नंबर्स इतने बड़े क्यों दिए इनने, हाँ इतने बड़े नंबर्स क्यों दिए, कुछ तो गड़बड़ है, राइट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इतने बड़े नंबर्स अगर ये दिए है ना तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करके छुट्टे बनाने हैं, इनको आप छोटा बनाओगे कैसे, देखो जरा, ये 102 तो भाई मुझे याद नहीं है टेबल, मैं 18 देखती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 को मैं 6 × 3 लिखूं तो मेरा काम चल जाएगा। और 36 का टेबल भी मैं जानती हूँ, मतलब 36 का टेबल नहीं जानती मैं, लेकिन मैं 36 को मुझे पता है मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, 6 6 लिख सकती हूँ। मैम ये प्लान आपके दिमाग में क्यों आया, देखो मैं आपको सही बताऊँ ना, तो इस बड़े से नंबर को देख के मुझे ये समझ में आ गया था कि यहाँ से ना कुछ कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद ना हमारी जिंदगी थोड़ी आसान होने वाली है, क्योंकि कॉमन लेने के बाद हमारी 2 रोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो जैसे मैं इनको बस देख रही थी ना, मैं इन नीचे की 2 रोज को भी ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने कहा देखो रो 2 को तो आप रहने दो, रो 2 का कुछ काम नहीं है, क्योंकि 102 में से मैं ऐसे या 102 ही कॉमन लूंगी तभी मुझे 1 मिलेगा, तो क्या मतलब है, राइट, उसको छोड़ो। फिर मैंने देखा नीचे वाली रो को, इस रो को मैं देख रही हूँ, ये 18 है ना, 18 को मैं 3 × समथिंग लिख सकती हूँ क्या, हाँ 6 × 3 लिख सकती हूँ, तो मैंने 6 × 3 लिखा। नीचे 6 है, यहाँ पे 36 है, क्या 36 को मैं 6 × समथिंग लिख सकती हूँ, मैंने कहा 6 × 6 लिख सकती हूँ। फिर यहाँ 17 है, फिर मेरा दिमाग कहेगा क्या 17 को मैं ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 102 मिल जाए। मतलब बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 102 को मैं कैसे ब्रेक करूं विद द हेल्प ऑफ 17। तो आपने कहा मैम आप एक काम करो, आप यहाँ 6 लिया, यहाँ 6 लिया, 6 का मल्टीप्लाई करके देख लो ना, तो 6 7 = 42, 6 1 = 6 10 110 102। अरे वाह, काम हो गया आपका। इसका मतलब क्या है, ये आप 102 को 6 × 17 लिख सकते हो। आप 102 को क्या लिख सकते हो, 6 × 17 लिख सकते हो। क्या ये बातें समझ में आ रही है हमको, है ना। आपने क्या किया, जो इतने बड़े बड़े नंबर इंडिया में दे रखा था, मैम एक ही तो नंबर बड़ा था, बट बाकियों के कंपैरिजन में तो स्टिल बड़ी थे नंबर, ठीक है। तो इतने जो ये बड़े बड़े नंबर इंडिया में दे रखे थे ना, हम समझ गए थे कॉमन तो लेना है, लेकिन क्या कॉमन लेना है, बस उसकी टेंशन थी। तो फिर देखा यार 18 6 × 3, फिर मैंने देखा 36 6 × 6, 102 कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आ रहा। तो जब बाकी सब 6 × समथिंग है, 6 × समथिंग है, और वो समथिंग क्या थे आपके, समथिंग आपको यहाँ से पता चल गए थे, तो 102 भी आपका 100% 6 × समथिंग होना था, और 6 × समथिंग क्या निकला आपका, 17 निकला। बड़े खुश हो गए, चेक भी कर लिया। इसके बाद आपने इसको ऐसा कॉमन ले लिया इसमें से, अभी हम डिटर्मिनेंट से कॉमन लेंगे, लेकिन अभी बस हमने ऐसा लिख दिया इसको। अब बाकी के एलिमेंट्स को आप कॉपी करो, 1 3 4 17 3 6,
हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी नंबर 4 ने आपको क्या सिखाया कि आपका डिटर्मिनेंट अगर ऐसा है तो आप चाहे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पहली रो में दिख रहे हैं 6, बाहर ले लो कॉमन, कॉमन ले लिया, क्या बचा 17 3 6 1 3 4 17 3 6। प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखो, अगर आपकी कोई भी दो रोज, सेम कहानी कॉलम के लिए भी है, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, तो उसका आंसर 0 होता है। तो मैंने कहा देखो रो 1 एंड रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे 6 × 0 60 नहीं होता, 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आया, 0 आया। अब ये सब आप कह रहे मैम कितना टाइम लग गया, नहीं टाइम नहीं लगा है, समझा रहे हैं अभी अपन, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ना, आप देख के समझ जाओगे, अरे मैम 6 कॉमन ले लो, सेम टू सेम हो गया 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज की कहानी। अगर प्रॉपर्टीज पता है ना तो आप अपने क्वेश्चन को बिना एक्सपेंशन के सॉल्व कर सकते हो। और 4.2 में इतने सारे और इतने प्यारे क्वेश्चंस है ना कि अगर आपने प्रॉपर्टीज सीख ली, आपको बहुत मजा आएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रॉपर्टी जो लिखी है मैंने साइड में उसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं। ओके, सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये भी। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, रीड करो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। मैम एग्जाम्पल दो आप तो सीधे इसमें, चलो ठीक है। ये देखो आप, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरीके का है, आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि पहली रो में जो मेरे पास एलिमेंट्स है ना वो सम है किसी 2 टर्म्स के, राइट। कोई भी 2 टर्म्स के क्या है, ये सम है। तो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का डिटर्मिनेंट आता है ना तो मैं इसको एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट लिख सकती हूँ। देखो कैसे, इनसे तो कोई समस्या थी नहीं आपको, तो इनको तो आपने एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। जो परेशानी थी ना वो कौन थी, फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स थे वो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स थे, तो उसको मैंने क्या किया, एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया। पहला a1 a2 a3 प्लस λ1 λ2 λ3, λ1 λ2 λ3। तो अगर कभी आपके पास इस तरीके के डिटर्मिनेंट आते हैं ना तो आप उनको एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। अब आप इसे रीड करो, अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। देखो, if sum or all elements of a row or a column of a determinant are expressed as the sum of 2 or more terms, 2 terms का sum है ये, then the determinants can be expressed as the sum of 2 or more determinants। पहली रो में जितने भी टर्म्स लिखे थे वो सम ऑफ 2 टर्म्स थे। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो आपको एक ये मिला, एक ये मिला, दैट्स इट, ठीक है। इसका कुछ एप्लीकेशन है क्या मैम? अरे बहुत एप्लीकेशन है इसका। एग्जाम्पल देखिए आप, इस एग्जाम्पल को मुझे शो करना है क्या कि इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, जल्दी से शो कर दो आप ये, राइट। तो हम तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ी है आप लोगों ने। तो आप यहाँ देख सकते हो, अब शो मतलब क्या, आप अपने डिटर्मिनेंट को उठाएंगे सबसे पहले। डिटर्मिनेंट इज a b c और यहाँ लिखा है आपके पास a + 2x b + 2y एंड दिस इज c + 2z और यहाँ लिखा है x y z। मुझे इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लेके आना है। मैंने देखा कि इसमें जो सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है। देखो ना, सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है और मुझे पता है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो हम चाहें तो अपने इस डिटर्मिनेंट को एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं इसको। आप इसे कैसे लिखेंगे देखना, दिस इज a b c x y z प्लस बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी करिए आप लोग, a b c। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2x 2y 2z, फिर यहाँ पे क्या लिखा है x y z। तो मैंने इसको एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया। सम ऑफ 2 टर्म्स थे, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में आपने ब्रेक किया। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 ने क्या कहा था आपसे, आपको वो स्टेटमेंट याद नहीं करना, जो मैंने आपको बताया बस उतना याद करो आप लोग। क्या सिखाया मैंने आपको कि हम डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को देख रहे हैं ना तो सेकेंड रो में सबके पास क्या है, 2 है। तो 2 को क्या करें आप, कॉमन ले लें फ्रॉम सेकेंड रो। तो यहाँ से अपन 2 वाले एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, ठीक है जी। अब आप जरा देखो यहाँ पे,
इस डिटर्मिनेंट में आपकी रो 1 एंड रो 2 कैसी है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो क्या इसको मुझे सॉल्व करना चाहिए? नहीं, हमारे पास तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, उसने कहा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रोज आइडेंटिकल हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर 0 है। दिस इज +2, ये दोनों भी तो आइडेंटिकल है। और अगर कोई कह रहा है कि मैम क्यों कॉमन ले रहे हो आपने तो ये भी सिखाया ना, प्रोपोर्शनल हो तो भी सेम ही 0 हो जाता है। ठीक है, मत लो कॉमन, दोनों प्रोपोर्शनल है आपकी R2 एंड R3, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा। एंड 0 + 0 सिर्फ 0 है ना, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आपको यही शो करना था इस क्वेश्चन में। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज। चलो आओ एक बार सारी प्रॉपर्टीज फिर से देखो आप लोग। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 ने क्या कहा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले, या नॉर्मली उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले, दोनों का आंसर सेम होता है। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी ने ये कहा कि अगर आप किसी भी दो रोज को स्वैप करना चाहते हैं या किसी भी दो कॉलम को स्वैप करना चाहते हैं, आप बिल्कुल उन्हें चेंज कर सकते हैं, बस नेगेटिव के साइन को आपको बुलाना होगा। यहाँ मैंने R2 और R1 को चेंज किया, लेकिन लिखने के बाद यहाँ माइनस के साइन को भी बनाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एकदम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि आप एंटायर डिटर्मिनेंट को रहने दो, आप तो सिर्फ एक रो को देखो या किसी भी एक कॉलम को देखो। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 ने आपको अभी ये सिखाया कि अगर कुछ इस तरीके का है, A1 + λ1, A2 + λ2, A3 + λ3, और यहाँ पे मैं ऐसे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 लिख रही हूँ। अगर कुछ इस तरीके का है आपके पास, ये कोई रो एज अ सम ऑफ 2 रोज है या कोई कॉलम एज अ सम ऑफ 2 मतलब नॉट कोई एक रो एज अ सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है या कोई एक कॉलम एज अ सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है, तो आप इन्हें ब्रेक कर सकते हैं इन अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली रो क्या है, सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है, तो मैं इसे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ब्रेक कर सकती हूँ। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना समरी इन प्रॉपर्टीज की, बस आपको ये समझ लेना है, आपको स्टेटमेंट वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और याद करते हो तो और भी अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं आगे। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। बार बार इस रिजल्ट को, इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। ये जितना मैं आपको समराइज करके बता रही हूँ ना, बस आपको इनको समझ लेना है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है लास्ट प्रॉपर्टी, विच इज प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या कहती है ये आपसे कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट the equi-multiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of the determinants remains the same. That is, the value of a determinant remains same if we apply the operation. अगर इस तरीके के कोई ऑपरेशन आप लगाते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो सेम रहती है। अब यहाँ पे क्या समझाने की इनने कोशिश की है, इसको मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और फिर हम इस थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इसके थ्रू अपन समझते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है इस तरीके का A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है। मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट से एक नया डिटर्मिनेंट del1 को ऑब्टेन किया। कैसे? इस ऑपरेशन को लगा के, R1 टेंड्स टू R1 + K टाइम्स ऑफ R3। मैंने क्या किया, del1 अपना एक नया डिटर्मिनेंट हम लेकर आए। कैसे? इस ऑपरेशन की हेल्प से। ऑपरेशन सेज दैट कि आपको R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है? आपको R1 में K टाइम्स ऑफ R3 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, दिस इज R1 + K टाइम्स ऑफ C1, तो A1 + K C1, A2 + K C2, A3 + K C3। ठीक है, हमने ऑपरेशन लगाया। फिर ये एलिमेंट्स रखे हैं B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो मैंने ये del1 जो न्यू मेरा डिटर्मिनेंट है उसे मैंने कैसे ऑब्टेन किया है, उसे मैंने ऑब्टेन किया है इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के बाद। तो जैसे मैंने ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, मुझे ये कुछ इस तरीके का मिल गया। इसके बाद मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है जो ये कहती है कि अगर कुछ इस तरीके का है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मेरे पास ये क्या है, कुछ इस तरीके का है। जो मेरी पहली रो है इट इज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, तो मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ, राइट, एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो जब मैंने इसे ब्रेक किया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K C1 K C2 K C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है,
तो मैं क्या देख रही हूँ, ये तो प्रोपोर्शनल है, मेरी R1 एंड R3 कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे जो मेरा नया डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल रही है ना सॉल्व करके, वो कितनी मिल रही है, डेल मिल रही है। और डेल क्या था आपका, ये था, मतलब इसका जो आंसर आया है वो ही मेरे डेल 1 का ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम मिलकर दोबारा से मुझे, सो मेरा डेल इज इक्वल टू क्या है, डेल 1 है। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को जब रीड किया ना, तो मुझे क्या समझाना चाह रही थी, वो प्रॉपर्टी मुझे ये समझाना चाह रही थी कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ, कैसा कि मैं उसके इक्वी मल्टीपल को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ किसी दूसरी रो में, राइट। उस रो में मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल ये R1 में मैंने क्या किया, k टाइम्स ऑफ R3 किया, तो मुझे कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मिला। अब मैं जानती हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5, मैं इनको अलग कर सकती हूँ। जब मैंने अलग किया, ये तो प्रोपोर्शनल होके चले गए, 0 बन गए, और ये तो मुझे एज इट इज यही मिल गया। तो मतलब क्या है कि अगर इस तरीके का आप ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है। जो वैल्यू आपकी पहले थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी आपको वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है, राइट। अब इसको अगर मैं रीड करूं एक बार अच्छे से, तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी मुझे। देखो जरा, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ठीक है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, the equi multiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of the determinants remains the same, ठीक है। अगर मैंने किसी डिटर्मिनेंट में, राइट, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद जो मुझे आंसर मिलेगा ना, वो सेम रहने वाला है जो पहले वाला था, कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स द सेम, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। और मैंने यही चीज पूरी आपको प्रूव करके दिखाया कि अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं कुछ भी इस तरीके का, जैसे हमने यहाँ पे R1 को चेंज कर दिया था k टाइम्स ऑफ R3 ऐड करके, तो कुछ भी अलग नहीं हुआ। ये तो दूसरा वाला तो प्रॉपर्टी 5 से निपट गया, 0 बन गया, और ये तो ओरिजिनल ही बन गया, तो दोनों की वैल्यू कैसे आई, सेम आई। बस याद रख लो, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे भी पहले ना एक महा इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी सुन लो आप लोग। याद करो, जब मैंने आपको मैट्राइसिस पढ़ाया था, राइट, इसको अपन लिख के ही समझाते हैं। हमने जब अपना चैप्टर मैट्राइसिस पढ़ा था, ओके, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। अब देख सकते हो ना, इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, राइट, इनमें चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं, कुछ अलग हो जाता है। मैट्राइसिस में जब हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 में इनवर्स निकाला था एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, तो मैंने आपको बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से ये चीज बताई थी कि जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं, तो अगर आपने पिक किया है कि मैं एंटायर क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने वाली हूं, तो आपको एंटायर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है। याद है या नहीं? और अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करूंगी, तो सिर्फ और सिर्फ आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा रहे हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा रहे हो, मैट्रिसेस में नहीं। यहाँ पे क्या होता है, आइदर आप रो लगाओ, है ना, डिसाइड कर लो स्टार्टिंग में, या फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, ठीक है। मैट्रिसेस कहता है या तो आप यार रो ट्रांसफॉर्मेशन अकेला लगाओ या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। आपको ऐसी खिचड़ी नहीं बनानी है कि आप रो भी लगा रहे हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट कहता है चलो ठीक है, ऐसा तुम में नहीं चलेगा तो हम अपने में चला लेते हैं। क्या, हम एक काम करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज ले सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। किसमें, डिटर्मिनेंट में। लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता है, या तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व करो या सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट क्या कहता है, कुछ तो अलग बनना पड़ेगा ना। डिटर्मिनेंट कहता है चलो एक काम करते हैं, रो का भी यूज कर लेते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर लेते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम साइमल्टेनियसली यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये समस्या रहती है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आप इसे याद रखेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर आप किसी भी एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करते हो, राइट, कुछ के टाइम्स करते हो, तो आपको जो न्यू डिटर्मिनेंट मिलता है दैट इज के टाइम्स ऑफ द पुराना डिटर्मिनेंट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 2, इसका आपको ध्यान रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पॉइंट क्या कहता है आपसे कि इफ मोर देन वन ऑपरेशंस, राइट, कोई भी एक से ज्यादा आप ऑपरेशंस का यूज करते हो। अब आधे
स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ये रो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेके आ रहे हो डिटर्मिनेंट में, आपने तो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्यों खेल रहे हो आप। देखो जी, यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से खेलना पड़ता है। याद करो एक्सरसाइज 4.1 का कंसेप्ट ओवरव्यू। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं ना, और आपके डिटर्मिनेंट में जहां मैक्सिमम 0 आए, राइट, वहां अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आपको आंसर जल्दी मिल जाता है। एक्सपेंशन अगर आप उस रो या उस कॉलम के अलोंग करते हो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, तो आंसर आपको जल्दी मिल जाता है। और यहाँ पे भी पता है, आपके जब 4.2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे ना, एक्सरसाइज 4.2 के, आप जब क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप शो दैट या प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे। ऑटोमेटिकली आपको क्लिक होगा यार यहाँ तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। तो डिटर्मिनेंट में भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सो दैट हम जीरो बना सके या फिर कुछ ऐसा बना सके जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये तो बिल्कुल आपको माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि यस, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में भी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं, लेकिन इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली एक ही क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अब जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि अगर आपने कोई ऑपरेशन लगाया, ठीक है, मैं इसको आसानी से समझाती हूँ। सपोज आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 लगाया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आपने किसको ट्रांसफॉर्म किया है? आपने R1 को ट्रांसफॉर्म किया है, राइट, R1 को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। अब इसी क्वेश्चन में जब आपने R1 को ट्रांसफॉर्म किया ना, तो साइमल्टेनियसली एक साथ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आपने एक दूसरी रो पकड़ी जिसका नाम है R3। आप R3 में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, लेकिन आप इस वाले R1 की हेल्प से कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने अभी जस्ट इसको ट्रांसफॉर्म किया है ना, तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसी वाली रो की हेल्प लेके दूसरी रो को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। एंड द सेम कहानी इज फॉर कॉलम। अब आप इसे रीड कर लो। If more than one operations like this is done in one step, care should be taken to see that a row that is affected in one operation, इस ऑपरेशन में कौन अफेक्ट हुआ? रो 1 अफेक्ट हुआ। The row which is affected in one operation should not be used in another operation, ठीक है। इसको जस्ट अभी अफेक्ट हुआ है ये, ठीक है, तो इसको आपको दूसरी तरह पे यूज नहीं करना है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे साइमल्टेनियसली आप इसको यूज नहीं करोगे। 3-4 स्टेप बाद आपको R1 को यूज करना है, आप कर सकते हो, लेकिन आपने अभी ट्रांसफॉर्म किया फिर आप R3 को R1 की हेल्प से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ओके जी, सो बस एंड सेम कहानी इज फॉर कॉलम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है। वैसे पता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, आप ऐसा काम खुद ही नहीं करोगे क्योंकि सिचुएशन बनेगी ही नहीं, लेकिन स्टिल एक पॉइंट है, रिमेंबर कर लो। आई होप कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में। अब कुछ पॉइंट और है, राइट, कुछ पॉइंट और हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लो एक बार। मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय k मीन्स मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन रो या ओनली वन कॉलम। अगर अभी ये हमने डिस्कस किया था, अगर आप अपने डिटर्मिनेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो तो वो नंबर पूरे एंटायर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता, या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सपोज मेरे पास ऐसा कोई नंबर है, सपोज आप ले लो ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ मेरे पास एक नंबर है A B C, ये 3 अलग अलग नंबर है, ठीक है, A इंटू B इंटू C। तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना चाहती हूँ ना ABC का, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, A का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में कर दो, B का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम में कर दो, C का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम में कर दो। ये ऐसा काम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप ABC को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, नहीं, आप किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, जैसे मेरा ABC था, ये मुझे इसका मल्टीप्लाई करना था, तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि A को मैंने फर्स्ट कॉलम में कर दिया, B को मैंने सेकंड कॉलम में कर दिया, C को मैंने थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली ये लोग सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में मैं आपको बताऊँ ना, अच्छा पता है ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये लॉजिक ना मैं एक क्वेश्चन में यूज करने वाली हूँ 4.2 के, इसलिए आपको अभी बता दिया, राइट। वैसे साधारण से शब्दों में कहे ना तो ये लोग सिर्फ इतना कह रहे थे कि किसी डिटर्मिनेंट के आगे अगर k लिखा है तो उस k का मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी एक रो में करें।
आपका मन R1 में मल्टीप्लाई करने का है, आप R1 में कर सकते हैं। आपको R2 में मल्टीप्लाई करना है, आप R2 में कर सकते हो। R3 में करना है तो R3 में, C1 C2 C3 जिसमें भी करना है उसमें मल्टीप्लाई करो, लेकिन किसी एक में ही करना, पूरे डिटर्मिनेंट में नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो एक काम करते हैं मैम, इस बार तो कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत हो गया रो रो, अब कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको लिया K 4K 7K, दिस इज 2 5 8 एंड दिस इज 6 3 6 9, ठीक है। चलो बस यही समझा रहा था ये कि मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय K मींस मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ ओनली वन रो या ओनली वन कॉलम बाय K, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लो, बड़ा मजा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर जीरो, द वैल्यू ऑफ सच डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर कोई भी मेरी एक रो है, उसके सारे एलिमेंट क्या बन गए, उसके सारे एलिमेंट शून्य बन गए, जीरो बन गए, तो हमें तो बड़ी मजे आएगी। क्यों? क्योंकि आंसर हमारा जीरो आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। स्माइली नहीं बना के आ जाना। इसके बाद अगर मान लो ऐसा हो जाए 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर भी क्या है? जीरो है, ठीक है जी। इसका आंसर भी क्या है? जीरो है, क्योंकि एंटायर कॉलम आपका जीरो हो गया। एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं या एक रो के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो हम तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंड नहीं करना, बस देखना है और आंसर जीरो दे देना है, ठीक है। चलो इसके बाद एक महा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तो ना जाने कितने क्वेश्चंस में यूज होता है। क्या कहता है ये कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो कभी अगर आपसे कोई पूछ लेना जरा ये तो बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर a आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा? k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये k क्या है मैम? अरे k कोई भी स्केलर है, पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो ऐसा आ गया 2a बता दो, a का ऑर्डर 3 है, तो कितना आंसर आएगा? आप कहेंगे 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। क्लियर है रिजल्ट? इसका प्रूफ देखना चाहते हो क्या? चलो इसका प्रूफ दिखाती हूँ मैं आपको, लेकिन ये रिजल्ट पहले आप याद कर लो, प्रूफ भी बता देती हूँ मैं आपको इसका कैसे आया, ये है ना, ये एक हमें उत्सुकता हो रही है मैम जानने की, और ये रिजल्ट ना आपको याद तो करना है। पहले तो बोलो मैम याद कर लेंगे, आप प्रूफ बताओ। चलो ठीक है, सुनो। अगर सपोज मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ, सपोज आपके पास चलो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं उसका ऑर्डर 3 ले लेती हूँ, ठीक है। ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 3 है, और मैं यहाँ से आपसे पूछ रही हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बता दो कितना होगा। आपने कहा इस रिजल्ट की हेल्प से 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, तो सच में ऐसा होगा क्या? इससे अपन प्रूव करके आपको बता देते हैं। अगर इस पे ये चीज़ वैलिड है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वैलिड होगी। तो मैंने यहाँ पे एक अपनी a मैट्रिक्स बनाई जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास a b c, ओके, d e f g h i, ठीक है। इसके बाद मुझे 2a चाहिए ना, तो चलो 2a का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 2a क्या होगा इस मैट्रिक्स में? 2a विल बी 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i, ठीक है। ये आपका 2a हो गया। अब मुझे 2a का डिटर्मिनेंट ये प्रूव करना है। क्या सच में ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट? क्या सच में मुझे ये मिलेगा? आओ जरा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा? देखो, इसका डिटर्मिनेंट लेना है आपको। दिस इज 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट बनाया अपन ने। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी डिटर्मिनेंट में कि हम किसी भी रो से कॉलम ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पहली रो से 2 बाहर लिया, ठीक है। यहाँ से अपन ने 2 बाहर लिया तो ये 2 आ गया। इस वाले रो से भी 2 बाहर ले सकते हैं तो ये 2 स्क्वायर हो गया। इस वाले रो से भी आप 2 बाहर ले सकते हैं तो क्या हो गया? 2 की पावर 3 हो गई। और ये कौन है? ये तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखूं तो ये तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। सो 2a क्या हो गया? 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। और ये मैंने आपको इस रिजल्ट से कहा था, अब आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो। तो आप इसके रिजल्ट को याद रख लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है? k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a वेयर n इज द ऑर्डर, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, आओ इन्हें सॉल्व करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले।
सबसे पहले यहाँ है मेरे पास a 2a और ये है 3a, राइट। यहाँ लिखा a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, यहाँ पे है a प्लस b प्लस c, ओके। यहाँ है 4a प्लस 3b प्लस 2c और यहाँ है 10a प्लस 6b प्लस 3c, राइट। ये डिटर्मिनेंट मेरे पास है, मुझे इसका आंसर a क्यूब लेके आना है। कैसे लेके आए, चलो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया जाए। सुनो, आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, हम सोच रहे हैं कि उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसका आंसर लेके आ जाए, लेकिन अभी ऐसा लग तो पा नहीं रहा है कि किसी ना किसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं अपन क्या कि, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ यही प्लान आता है कि हम मैक्सिमम 0 बना सके, ओके। तो मैंने कहा कि 2a माइनस 2a कर दें तो 0 मिल जाएगा। तो मैंने कहा R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दो। इसी तरीके से आप यहाँ पे R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन R2 का किया है तो देखो आपने R2 की यूज नहीं ली, ठीक है, आपने R1 का हेल्प लिया है, राइट। तो मैं इसको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और इसको 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ये 2 रो ट्रांसफॉर्मेशन में लगा रही हूँ, ओके जी। चलो देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ओके। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा दिस इज, पहली रो में कोई चेंज नहीं किया, पहली रो एज इट इज है a प्लस बी a प्लस बी प्लस सी, 2a माइनस 2a 0, यहाँ लिखा है 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b। तो क्या मिलेगा आपको, a, सिंपल a मिला। इसके बाद इसमें लगाइए ऑपरेशन, दिस इज R2 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 2a 2b 2c। तो क्या क्या मिलेगा आपको, ये चला गया, 4a माइनस 2a 2a प्लस 3b माइनस 2b प्लस b, सो दिस इज 2a प्लस b। कोई समस्या, सब ठीक। चलो अब R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, 3a माइनस 3a 0, इसको देखो 6a प्लस 3b माइनस a माइनस b माइनस 3a माइनस 3b, क्योंकि 3 टाइम्स कर रहे हैं ना आप R1 से सब्ट्रैक्ट, तो कितना मिलेगा, ये तो चला गया, 6a माइनस 3a वी हैव 3a। अब आप यहाँ आ जाइए, 10a प्लस 6b प्लस 3c, आपको यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ R1 करना है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है जी। तो बस मैंने एलिमेंट्स को रख दिया, इसको एज इट इज लिखा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस। तो कितना मिल रहा है, 10 में से 3 गया 7a, 6b माइनस 3b 3b, 3c माइनस 3c चला गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा आया। अब सुनो, एक और 0 दिख रहा है मुझे, कहाँ पे, इस R3 और R2 की हेल्प से अपन 0 बना सकते हैं। चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है कि R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पे a प्लस b a प्लस b प्लस c, ठीक है, 0a 2a प्लस b, ठीक। अब 0 माइनस 0 वी हैव 0, 3a माइनस 3a 0, इसको 3 टाइम्स माइनस करो इससे, तो क्या मिलेगा आपको, 7a प्लस 3b माइनस 6a माइनस 3b, कितना मिल रहा है, a, बस a ही मिल रहा है। अब क्या लिख रहे हैं अपन, ठीक है, क्या मिला, सिर्फ a मिला। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इतने बड़े इस डिटर्मिनेंट को मैंने ऐसा बना दिया। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो स्टार्टिंग की 5 प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कुछ नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 6th प्रॉपर्टी ने हमें सिखाया था ना कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया हमने। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कुछ इस तरीके से, सो दैट हम मैक्सिमम 0 देख सके, और ऐसा डिटर्मिनेंट को अब हमने ऐसा कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ वेरी सिंपल टू इवेल्युएट। अब इसको हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके। तो मैक्सिमम आप चाहें तो इसे रो 3 या कॉलम 1 की तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं, और जिसका मन है कि मैम हमें तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करना है, तो वो काम भी किया जा सकता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। वैसे अगर आप कॉलम 1 के अलॉन्ग करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहाँ करूँ एक्सपेंड, पहली रो, चलो ठीक है, पहली रो के अलॉन्ग करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहता है साइन, सो दिस इज a, इसको हाइड करो, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको a² देगा, दिस इंटू 0 गिव्स यू 0, माइनस का साइन यहाँ बनाएंगे आप a प्लस बी,
आपको इसको और इसको हाइड करना है, 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, तो यहाँ तो आपको 0 ही मिलना है। फिर आप यहाँ लिखेंगे प्लस a प्लस बी प्लस सी, आपको इसे और इसे हाइड करना है 0 एंड 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये सब तो आपके 0 हो गए, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए स्क्वायर आपका a क्यूब होता है, तो ये लो प्रूव दैट हो गया आपका क्वेश्चन। क्या कोई समस्या किसी को? तो देखो इतने आसानी से आप जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हो ना, तो ऐसे बड़े से डिटर्मिनेंट को आप छोटा बना सकते हो और फिर 2 सेकंड में आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते वक्त जो आपको एक पॉइंट रिमेंबर करना है वो ये है कि आप 0 बनाने की कोशिश करते हो, राइट। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखिए। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सपेंशन नहीं करना, मतलब ना तो आप इसे R1, R2, R3 या C1, C2, C3 आप किसी के भी अलोंग इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे और बस आपको बताना है कि इसका आंसर 0 है। कैसे बताओगे? प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो सबसे पहले मैम क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? मैम इसको अपन अलग कर दें क्या? कैसे मतलब? जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी ना हमको, देखो देखो ये वाली प्रॉपर्टी, ऐसा। तो क्या इसको द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट कर दें? इससे कुछ होगा नहीं। अगर मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी ना तो कुछ नहीं होगा। कैसे पता आपको? क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा है, राइट। तो यहाँ पे अगर उस प्रॉपर्टी को लगाऊंगी ना तो नहीं हो रहा कुछ काम, लेकिन अगर इसको थोड़ा अच्छे से आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो एक रो को आप पूरा सेम बना सकते हैं और फिर कॉमन ले सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे कोई इस ऑपरेशन को लगा दे, किस ऑपरेशन को? R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, अगर इस ऑपरेशन को आप इसमें लगाते हैं तो देखो आपको क्या मिलेगा, देखना। R1 और R2 को हमने ऐड कर दिया, सो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे भी आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज z x y 1 1 1, ठीक है जी। ये काम किया मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं पहली रो पूरी सेम टू सेम हो गई, हर एक एलिमेंट सेम है, तो कॉमन ले लो, राइट। कॉमन ले लो, तो जब आप यहां से कॉमन लेंगे किसको? x प्लस वाई प्लस जेड को, तो आपको क्या मिलेगा? 1 1 1 z x y एंड दिस इज 1 1 1, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या देख सकते हैं कि आपकी रो 1 एंड रो 3 कैसी है? आइडेंटिकल है। आपने यहाँ देखा कि आपकी रो 1 एंड रो 3 इज आइडेंटिकल, और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई रोज आपकी आइडेंटिकल हो जाती है तो डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पे बस आप लिख देंगे कि सिंस रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या? दिस इज 0 एंड 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस तरीके से बिना एक्सपेंशन के आप प्रूव कर सकते हैं। आपने ऑपरेशन लगाया, आपने कॉमन लिया, आपकी रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल हो गई, आइडेंटिकल हो गई तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, अभी तो अपन ने कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है ना, उसमें हम 4.2 एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो उस एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत ही जल्दी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। टिल देन आपको क्या करना है? टिल देन आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपके लिए यहाँ पे समराइज करके लिखी हैं उनको आपको याद रखना है, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप लगा सकते हो, ठीक है। और जितना भी हमने डिस्कस किया है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जब जाएंगे ना तो यहाँ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 12th पे क्लिक कर देना। 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो अगर आप मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ जाके वॉच नाउ पे क्लिक करना है। देन आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं सब एकदम प्रॉपर फॉर्मेट एंड सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जिस भी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, बस आप उसकी लिंक पे करो क्लिक, मैं आपको मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए, ओके। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।